तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कदम की जो दुनिया भर के ट्रेड की बुनियाद को हिला रहा है। जी हां, 1 नवंबर को एक नया हथियार उतारा गया। जानकारों के मुताबिक चीन का एक बेहद जरूरी रिसोर्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगाना ये कोई मामूली ट्रेड पॉलिसी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े टकराव में एक सोचा समझा और बहुत ही शातिर कदम है। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर दांव पर लगा क्या है। देखिए, ये जो रेयर अर्थ्स हैं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। सच तो ये है कि ये आज की मॉडर्न दुनिया का नर्वस सिस्टम है। तो ये जो कदम उठाया गया, ये कोई अचानक गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही सधा हुआ और सोच समझकर किया गया पलटवार था। और चीन के पास ये ताकत आई कहां से? देखिए, दुनिया के 80% से ज्यादा रेयर अर्थ्स चीन में ही प्रोसेस होते हैं। ये कोई रातों रात नहीं हुआ। दशकों तक चीन ने अपनी इंडस्ट्री को सब्सिडी दी, दाम इतने कम रखे कि दुनिया भर के कॉम्पिटिटर्स मैदान से बाहर हो गए, और इस तरह धीरे धीरे उसने इस पर लगभग कब्जा ही कर लिया। अब बात करते हैं इस लड़ाई के पीछे के लॉजिक की। ये कैसे एक जैसे को तैसा वाली जवाबी कार्रवाई बन गई है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे सिलिकॉन बनाम मिट्टी की लड़ाई का नाम दे रहे हैं, और ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है। देखिए, दोनों की अपनी अपनी ताकत है। अमेरिका डिजिटल इकोनॉमी का दिमाग कंट्रोल करता है, मतलब हाई एंड चिप्स। तो वहीं चीन हार्डवेयर की हड्डियां कंट्रोल करता है, यानी रेयर अर्थ्स। और यहीं पे ये जवाबी कार्रवाई बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखती है। अमेरिका ने क्या किया? उसने चीन को एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स का एक्सपोर्ट रोका। तो चीन ने क्या किया? उसने पूरी दुनिया को रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट रोक दिया। मतलब दोनों ने एक दूसरे की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। तो असली मुद्दा यही है कि इसका कोई फटाफट समाधान है ही नहीं। चीन को हाई एंड चिप बनाने में सालों लगेंगे, और वहीं पश्चिम को रेयर अर्थ रिफाइन करने की नई क्षमता बनाने में भी उतने ही साल लगेंगे। मतलब दोनों सुपर पावर्स एक ऐसे डेडलॉक में फंस गए हैं जो सालों तक चलेगा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ चिप्स और मिनरल्स की नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये असल में दो अलग अलग सिस्टम्स, दो अलग अलग सोच का टकराव है। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ चीन, और दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। देखिए, अमेरिका में कॉर्पोरेशंस लॉबिंग करके पॉलिसीज को अपने हिसाब से मोड़ते हैं, जबकि चीन में स्टेट यानी सरकार कॉर्पोरेशंस को और पूरी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को डायरेक्ट करती है। कुछ जानकारों का तो ये भी मानना है कि ये दोनों सिस्टम्स, जो ग्लोबल ट्रेड के पुराने नियम थे, उनके तहत कभी भी एक साथ टिक ही नहीं सकते थे। और इस पूरी तस्वीर में एक और बड़ा खिलाड़ी है जो अब लगभग गायब हो चुका है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। जब से उसे साइडलाइन किया गया है, वो एक तरह से खत्म हो चुका है। अब सोचिए, जब खेल में कोई रेफरी ही ना हो तो क्या होगा? दुनिया ने अपना रेफरी खो दिया है, और नतीजा, हम एक परमानेंट इकोनॉमिक वॉर की स्थिति में हैं, जहां नियम नहीं, सिर्फ ताकत चलती है। चलिए अब इस पूरी कहानी को थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखते हैं, एक ऐतिहासिक नजरिए से। ये जो ट्रेड वॉर हो रहा है, कुछ लोगों का मानना है कि ये असल में एक बहुत बड़े ग्लोबल पावर शिफ्ट का बस एक छोटा सा लक्षण है। मशहूर विश्लेषक रे डालियो के विश्लेषण का हवाला देते हुए कहा जाता है कि अमेरिका एक ढलता हुआ साम्राज्य है, जिसका सामना एक उभरते हुए चीन से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम जो टकराव देख रहे हैं वो कोई छोटी मोटी आजकल की बात नहीं है, बल्कि ये ढांचागत है। ये लंबे समय तक चलने वाला है। और इस सोच के पीछे अमेरिका की अपनी अंदरूनी समस्याएं भी हैं, जैसे कि बढ़ता हुआ पॉलिटिकल पोलराइजेशन, देश पर बेहिसाब कर्ज, एक ऐसा समाज जो अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला रहा है, और पॉलिसी बनाने में कॉरपोरेशंस का हद से ज्यादा दखल। इन सभी को अमेरिका के पतन के लक्षणों के तौर पर देखा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब पुराना सिस्टम टूट चुका है और दुनिया की ताकतें बदल रही हैं, तो फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या इस जीरो सम गेम से बाहर निकलने का कोई तरीका है? मतलब एक ऐसी लड़ाई जहां एक की जीत दूसरी की हार हो? देखिए, ये तो साफ है कि हम पुराने दौर में वापस नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, एक मुमकिन हल जरूर सुझाया गया है। और वो हल है एक बिल्कुल नया ग्लोबल ट्रेड आर्किटेक्चर। सबसे पहले तो ये मानना होगा कि पुराना WTO वाला सिस्टम फेल हो चुका है। फिर अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन, भारत जैसी सभी बड़ी ताकतों को एक साथ आना होगा, और 21वीं सदी के लिए नए और ज्यादा फेयर नियम बनाने होंगे। ऐसे नियम जिनमें आर्थिक न्याय और पर्यावरण की जिम्मेदारी भी शामिल हो। और यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। हो सकता है कि चीन का ये आक्रामक कदम ही वो जरूरी झटका हो जो दुनिया को ये बदलाव लाने पर मजबूर कर दे।
ये काफी चौंकाने वाला विचार है ना? कि ये संकट चाहे कितना भी तकलीफ दे क्यों ना हो, शायद दुनिया के लिए एक जरूरी वेकअप कॉल है। और शायद इसीलिए इतिहास 1 नवंबर को उस दिन की तरह याद ना करे जब दुनिया बिखर गई, बल्कि उस दिन की तरह याद करे जब दुनिया ने खुद को फिर से बनाना शुरू किया। और यही आखिरी सोच हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत है, या फिर एक ज्यादा बैलेंस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का दर्द भरा जन्म?